हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद साइंस। हम पढ़ा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 मानव तंत्र। तो मानव तंत्र में क्या होता है, अब तक हमने पाचन जो इसके तंत्र पढ़े थे, पाचन तंत्र हमारा पढ़ा रहे थे। पाचन तंत्र में हम पाचन के विभिन्न अंगों को पढ़ा चुके हैं। तो इस लेसन में हम क्या करते हैं, पाचन ग्रंथियाँ, क्योंकि जो पाचन तंत्र का ये भी हिस्सा होती हैं जो पाचन की क्रिया में भाग लेती हैं। तो मुख्यतः पाचन में मुख्यतः 3 ग्रंथियाँ भाग लेती हैं, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। तो ये क्या क्या काम करती हैं, तो हम सबसे पहले पॉइंट लिखते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, तो लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती हैं, ये मुख में पाई जाती हैं। तो ये 3 तरह से होती हैं जो कि लार का स्रावन करती हैं। लार क्या करती है, भोजन को लसलसा चिपचिपा बना देती है, जिससे वो आराम से ग्रसनी में और ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में पहुंच जाए। लार में भी कई एंजाइम स्रावित होते हैं जो कि भोजन को पचाना शुरू कर देते हैं। जो हमारा ओरिजिनल जो पाचन होता है, वास्तविक पाचन हमारा मुख में ही शुरू हो जाता है, जहाँ पर लार उसमें मिलना शुरू हो जाती है। तो लार ग्रंथि की क्या क्या विशेषताएँ हैं, तो इस तरह से इनकी विशेषताएँ लिखते हैं हम। ये है लार ग्रंथि जो मुख में लार को उत्पन्न करती है, हमारे मुख में पाई जाती है। ये 3 तरह से होती हैं। लार भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन शुरू कर देती है, यानी कहने का मतलब कि मुख में ही हमारा पाचन शुरू हो जाता है, तो जो भोजन को चिकना व घुलनशील बनाती है। लार ग्रंथि 3 तरह की होती है, 3 प्रकार की होती है। कर्णपूर्व ग्रंथि, कान से नीचे वाली ग्रंथि जो कान के पास में पाई जाती है, उसे कर्णपूर्व ग्रंथि कहते हैं। जो सीरम तरल का स्राव करती है, ये सीरम तरल क्या करता है, भोजन को गीला बना देता है। और अधोजंब ग्रंथि जो जीभ के आगे होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, जो सीरम और श्लेष्मा एक चिकना पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, दोनों का स्राव करती है, जिससे भोजन क्या हो जाता है, लसलसा और गीला बन जाता है और घुलनशील हो जाता है। अधोजीव्या ग्रंथि यह जीभ के नीचे पाई जाती है, जो भोजन में श्लेष्मा का स्राव करती है, भोजन को लसलसा चिपचिपा बना देती है। इस तरह से हमारे मुख में ही भोजन कट पिट कर बिल्कुल पिस कर एक लुगदी के रूप में बन जाता है, जो कि ग्रसनी द्वारा ग्रासनाल में और ग्रासनाल से आमाशय में पहुंच दिया जाता है। तो ये क्या काम होता है कि भोजन हमारा घुलनशील हो गया, आगे उसका आसानी से पाचन हो जाता है। लार ग्रंथि के बाद हमारी आती है यकृत ग्रंथि और फिर अग्नाशय ग्रंथि। तो ये यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि क्या होती हैं, हम इनके क्रम को चेंज भी कर सकते हैं। लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम पढ़ेंगे अग्नाशय ग्रंथि। ये है अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथियाँ, जो कि अग्नाशय रस और पित्त रस का स्राव करती हैं। मेनली क्या होती है, कहाँ पर स्थित होती हैं, ये हमारी 2nd ग्रंथि है, ये 3rd ग्रंथि है। ये ग्रंथियाँ पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे हम पहले बात करें अग्नाशय ग्रंथि की, अग्नाशय ग्रंथि यहाँ होती है, एक वृक्ष के रूप में दिखाई देती है, जो लाल रंग की होती है। जो छोटे आंत के जो यू आकार की नली होती है, यहाँ से छोटी आंत शुरू हो जाती है, ये आमाशय है, स्टोमच है। इसके ऊपर ये यहाँ पर एक ग्रसिका आती है जो भोजन को आमाशय में पहुँचाती है। इसके ऊपर डायफ्राम होता है। डायफ्राम क्या काम करता है, इसको तनुपट्ट भी बोलते हैं, तनुपट्ट भी बोलते हैं। ये क्या काम करता है, हमारे जो श्वसन तंत्र है और पाचन तंत्र है, दोनों के बीच को विभाजित करता है, उनको अलग अलग रखने का काम करता है। तो इसके नीचे ये ग्रंथि होती है, ये अग्नाशय ग्रंथि है, ये एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है कि जो ज़्यादातर ग्रंथियाँ क्या होती हैं, अंतःस्रावी होती हैं, यानी अपने स्राव पदार्थ को सीधे ही रक्त में स्रावित करती हैं, बाहर नहीं निकालती हैं। तो ये मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है। बहिस्रावी ग्रंथियों का मतलब होता है जो अपने स्राव पदार्थों को बाहर निकाल देती हैं, यानी जिनमें नलिका होती है। बहिस्रावी का मतलब है कि नलिका के द्वारा अपने स्राव पदार्थ को दूसरी जगह पर पहुंचाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका नहीं होती, इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने स्राव पदार्थ को सीधे ही रक्त में स्रावित करते हैं।
लेकिन यहाँ पर हम बात करें अग्नाशय ग्रंथि की, तो अग्नाशय ग्रंथि ये मिश्रित ग्रंथि है, इसमें दोनों ही रूप पाए जाते हैं, यानी हार्मोन्स का स्राव भी करती है और एंजाइम का स्रावण भी करती है। तो दोनों प्रकार की होती है। अंतःस्रावी के रूप में इससे इंसुलिन व ग्लूकेगोन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं जो मधुमेह रोग को नियंत्रित करते हैं। इनकी कमी से मधुमेह रोग भी हो जाते हैं। तो तथा बहिस्रावी के रूप में ये अग्नाशी रस का स्राव करती है। अग्नाशी रस का स्राव करने के लिए इसमें ये वाहिनी होती है, नली होती है। ये नली क्या करती है, इस ग्रंथि से जो अग्नाशी रस स्रावित होता है वो इसको छोटी आंत में डाल देती है जहाँ से भोजन आता है, तो भोजन में अग्नाशी रस मिल जाता है। तो यह ग्रहणी के पास होती है। ये जो ग्रहणी है, यहाँ पर ये छोटी आंत में भाग होता है ग्रहणी, ये जो भाग कहलाता है ग्रहणी कहलाता है। इसके आगे छोटी आंत होती है। ग्रहणी भी एक छोटी आंत का ही भाग है जो वृक्ष जैसी संरचना के रूप में दिखाई देती है, बिल्कुल लाल होती है। इससे स्रावित एंजाइम प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं, क्योंकि जो भोजन यहाँ से अमाशय में आता है तो उसमें ये अग्नाशय रस मिल जाता है। इसके बाद आती है यकृत ग्रंथि। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि त्रिकोणाकार ग्रंथि होती है जो डायफ्राम के नीचे स्थित होती है और इसमें ग्रहणी से जुड़ी हुई होती है। तो इससे एक वाहिनी निकलती है, इसको बोलते हैं पित्त वाहिनी। पित्त वाहिनी ये क्या काम करती है, और ये जो फूली हुई संरचना है ये पित्ताशय कहलाती है। पित्ताशय। अब पित्ताशय क्या होता है, इसमें पित्त रस का स्टोरेज होता है, इकट्ठा होता है पित्त रस आकर कहाँ से, यकृत कई पालियों से मिलकर बना होता है। यकृत से बारीक बारीक नलियाँ इस पित्ताशय में जाती हैं, तो पित्ताशय में पित्त रस को भर देती हैं, इकट्ठा कर देती हैं, जिसके कारण ये पित्त रस पित्त वाहिनी द्वारा छोटी आंत में स्रावित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, डायफ्राम के नीचे स्थित होती है, त्रिकोण के आकार की होती है और यह पित्त रस का स्रावण करती है। ये पित्त रस क्या काम करता है, वसा अम्लों में बदल देता है, यानी उसका पायसीकरण कर देता है। तो ये पाचन तंत्र में भूमिका निभाने वाली, यानी जो पाचन ग्रंथियाँ होती हैं 3 होती हैं, अग्नाशय ग्रंथि, लार ग्रंथि और यकृत ग्रंथियाँ। ये पाचन तंत्र के ही भाग होते हैं। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है पाचन तंत्र की क्रियाविधि, यानी हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें भोजन कैसे पचता है और कहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र की क्रियाविधि। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भोजन के पाचन की क्रियाविधि। तो भोजन के पाचन की क्रियाविधि क्या होती है कि भोजन के पाचन की क्रिया में कई यांत्रिक व रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। तो इसमें सबसे पहले पाचन हमारा शुरू होता है मुख में पाचन, यानी मुख में पाचन प्रारंभ हो जाता है। कैसे होता है, जैसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में जब भोजन को खाते हैं तो भोजन मुख में जाता है, जहाँ पर दांत जो होते हैं वो भोजन को चबाने, काटने, पीसने का काम करते हैं। तो भोजन वहाँ पर एक बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, जिसमें क्या हो जाता है, जो लार ग्रंथियाँ होती हैं अपने लार को यानी स्राव पदार्थ को भोजन में मिला देती हैं। लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च व ग्लाइकोजन का पाचन शुरू कर देता है, यानी स्टार्च को क्या करता है, स्टार्च को और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना शुरू कर देता है, जो एक मीठा मीठा पदार्थ होता है। जब हम भोजन को ज़्यादा देर तक चबाते हैं तो उसमें क्या होता है कि मुख में लार अच्छी तरह से मिल जाती है भोजन में, तो भोजन का स्वाद मीठा होने लगता है, यानी उसमें ग्लूकोज बनने लगते हैं, तो जिसके कारण भोजन मीठा हो जाता है। स्टार्च व ग्लाइकोजन ये एक अघुलनशील पदार्थ होते हैं, अघुलनशील अवयव होते हैं, जो जैसे ही इसमें लार स्रावित होती है, लार मिलती है, तो ये माल्टोज में बदल जाते हैं, यानी ग्लूकोज में बदल जाते हैं, शर्कराओं में बदल जाते हैं, जो कि घुलनशील होती हैं। तो अवयव भी सारे इसमें घुलनशील हो जाएंगे। इसके बाद भोजन ग्रसनी में पहुँचेगा, ग्रसनी से ग्रसिका से होते हुए अमाशय में भोजन पहुँचता है। ग्रसनी और ग्रसिका में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, उनमें क्रमांकचन गतियों द्वारा भोजन नीचे खिसकता रहता है जब वो अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में पहुंचने के बाद भोजन का पाचन फिर से स्टार्ट हो जाता है। अमाशय में भोजन के साथ साथ जो कीटाणु होते हैं, जो दूषित कण होते हैं, वो नष्ट होने लगते हैं अमाशय में। वहाँ पर गीला व चिपचिपा भोजन बोलस के रूप में क्रमानुकंचन गति द्वारा ग्रसनी से ग्रसिका तथा ग्रसिका से अमाशय में पहुंच जाता है।
अमाशय में म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है, पेप्सिनोजन व HCl अम्ल पाए जाते हैं जो भोजन के माध्यम को अम्लीय कर देते हैं, एसिडिक कर देते हैं। कई बार क्या होता है HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो अपच भी हो जाता है भोजन का, यानी उसमें HCl अम्ल ज़्यादा बनने लगता है। तो भोजन में मिलते हैं। ये क्या क्या काम करते हैं यहाँ पर, पेप्सिनोजन जो कि भोजन में पेप्सिनोजन HCl की उपस्थिति में पेप्सिन में बदल जाता है, और ये पेप्सिन क्या काम करता है कि भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। और पेप्टाइड क्या होती हैं, घुलनशील पदार्थ होते हैं, यानी पचित भोजन का अवयव होते हैं। युवा अवस्था में, छोटे जो शिशु अवस्था में क्या होता है, ये कैसीन नामक केसिन भी ज़्यादा मात्रा में बनता है जो कि अमाशय में पाया जाता है। केसिन क्या होता है, ये दुग्ध में पाई जाने वाली एक प्रोटीन, कैसिन एक दूध प्रोटीन होती है जो दूध में पाई जाती है। तो ये प्रोटीन क्या करती है, जैसे मानो बाल शिशु अवस्था में कोई बच्चा है वो दूध ही पीता है, वैसे खाना नहीं खाता है, तो शिशु अवस्था में रेनिन नामक एंजाइम ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है जो क्या करता है, दूध की कैसिन को, प्रोटीन को पैराकैसिनेट में बदल देता है, यानी दही में बदल देता है, यानी उसको फाड़ देता है। तो ये शिशु अवस्था में ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं जैसे ही अपनी माँ का दूध पीते हैं तो तुरंत जब दूध ज़्यादा पी लेते हैं तो बाहर निकालते हैं उसको, तो बाहर वो दूध तुरंत ही दही के रूप में बाहर निकलता है। कारण क्या होता है, क्योंकि उस समय रेनिन की मात्रा ज़्यादा बनती है, ये हार्मोन बहुत ही कम बनते हैं। तो रेनिन ज़्यादा होने के कारण जो कैसिन, दूध की कैसिन है वो पैराकैसिनेट में बदल जाती है, यानी वो जम जाता है दूध और दही में बदल जाता है, जिससे उसका पाचन आसानी से हो जाता है। जैसे जैसे युवावस्था में पहुंचते हैं तो रेनिन का स्राव कम होने लगता है और ये दूध की जो प्रोटीन है उसका वैसे ही पाचन होना शुरू हो जाता है। और यहाँ से भोजन, अमाशय में भोजन कायम के रूप में छोटी आंत में चला जाता है। अब छोटी आंत में जो मेन पाचन है उसका वहाँ पर वो शुरू हो जाता है। भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में ही होता है, तो वहाँ पर भोजन कायम के रूप में जाता है। जैसे ही भोजन अमाशय में छोटी आंत में पहुँचता है तो वहाँ उसमें अग्नाशय रस, पित्तरस आदि उसमें मिल जाते हैं, जिससे उसका पाचन और भी आसान हो जाता है। तो किस तरह से जाएंगे वो, आप ये नोट साथ साथ बनाते चले, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनको उतार लो कॉपी में, नोट साथ साथ बनाते चलना। ये भोजन का पाचन की क्रियाविधि है। इसके बाद हम पढ़ेंगे छोटी आंत में पाचन, फिर बड़ी आंत में पाचन, उसको बहिक्षेपण। यहाँ पर भोजन अमाशय से छोटी आंत में आता है, क्योंकि अमाशय में भी 3 हिस्से होते हैं। तो वहाँ से भोजन अम्लीय माध्यम में होता है, अम्लीय माध्यम से भोजन कायम के रूप में छोटी आंत में पहुँचता है। तो छोटी आंत की काफ़ी लंबी संरचना होती है। शाकाहारी प्राणियों में ये ज़्यादा बड़ी होती है, मांसाहारी में छोटी होती है। तो सबसे बड़ी आंत छोटी होती है इसमें। तो उसमें क्या होता है कि भोजन का लगभग संपूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत में विभिन्न नलिकाओं द्वारा अग्नाशय रस, पित्तरस और आंतरस छोड़े जाते हैं। ये भोजन के पाचन में सहायक होते हैं और भोजन का पाचन होता है। अधिकांश भोजन का पाचन छोटी आंत में ही हो जाता है। पित्तरस वसा का पायसीकरण करते हैं और पायसीकरण करता है, तथा साथ ही पित्तरस लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय कर देता है। तो लाइपेज एंजाइम क्या करता है, वसा अम्ल व ग्लिसरॉल की छोटी छोटी गोलियों में उसको तोड़ देता है। तो ये क्या क्या काम करते हैं एंजाइम हार्मोन्स, एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, और ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देते हैं। वसा लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में, लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा, पित्तरस के द्वारा सक्रिय हो जाता है और वो वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है वसा को। तथा न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियेज एंजाइम की उपस्थिति में न्यूक्लियोसाइड और शर्करा में अपघटित हो जाते हैं। इस तरह से भोजन का लगभग संपूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है। यहाँ से जैसे मान लो भोजन आता है नीचे, इस तरह से ये अमाशय है, अमाशय से छोटी आंत यहाँ से शुरू होती है ये, ठीक है। यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है जो अग्नाशय रस का स्राव करती है। यहाँ पर यकृत ग्रंथि होती है जो पित्तरस का स्राव करती है। भोजन में पित्तरस मिलता है और यहाँ से अग्नाशय रस मिलता है, दोनों मिलकर छोटी आंत में पहुँच जाते हैं। छोटी आंत कुंडलित रूप में
अंदर पाई जाती है, उसके बाहर चारों ओर बड़ी आंत पाई जाती है। छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर एक अवशेषी अंग पाया जाता है जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। वो एक अवशेषी अंग है, पहले इसका यूज होता था, अब इसका यूज नहीं होता है। तो वहाँ से जब बड़ी आंत शुरू होती है, बड़ी आंत के भी कई हिस्से होते हैं, कोलम, सीकन, मलासे, ये 3 हिस्से होते हैं। तो वहाँ पर भोजन को भेज दिया जाता है। तो ये छोटी आंत में पाचन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बड़ी आंत में पाचन, यानी बचे हुए भोजन का पाचन। उसमें बड़ी आंत में होता है, बड़ी आंत में भी भोजन का पाचन रह जाता है तो वो मल द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, छोटी आंत में पाचन का। नोट्स आप साथ साथ बनाते चलो इनमें। इसके बाद आता है बड़ी आंत में पाचन। बड़ी आंत में पाचन, जब तक भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है तब तक भोजन का संपूर्ण पाचन, लगभग पूर्ण पाचन हो जाता है। लेकिन कुछ भाग जो बचा रह जाता है वो अपचित व अनअवशोषित भाग होता है, भोज्य पदार्थ होते हैं जो बड़ी आंत में आते हैं। बड़ी आंत मुख्य का कार्य होता है जल व लवण का अवशोषण करना व अपचित भोजन को बाहर निकाल देना, उसका उत्सर्जन करना। तो यहाँ पर अपचित भाग ठोस हो जाता है। बड़ी आंत में क्या बैक्टीरिया पाए जाते हैं मलाशय में, तो वो उनको सड़ाते हैं, गलाते हैं, जो ठोस है अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं, और उनको बाहर मल के रूप में निकाल दिया जाता है। अपचित भाग ठोस होकर अस्थायी रूप से यहाँ पर मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित रहता है और मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जो हमारी बड़ी आंत है वो 3 हिस्सों से मिलकर बनी होती है, कोलन, सीकन और मलाशय। ये मलाशय मलद्वार द्वारा बाहर की ओर निकला रहता है। इस तरह से हमारा संपूर्ण पाचन तंत्र कंप्लीट होता है। संपूर्ण पाचन तंत्र में भोजन का पाचन होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, यानी श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग कार्य करते हैं, क्या क्या भूमिकाएँ निभाते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।